काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट का सीधा चलना, लाइट का सीधा जाना, लाइट का सीधा प्रोपेगेट करना, लाइट का सीधा मूवमेंट क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है जबकि लाइट का नेचर है वेव नेचर? एक्चुअली लाइट इज अ वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये वेव एक रे की तरह क्यों दिखता है? एक ऐसा रे की तरह क्यों दिखता है? तो उस चीज को मैं समझाता हूं आपको। ये एक वेव है, ये एक वेव है। ओके, दोनों देख लीजिए, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है। एनर्जी की बात करते हैं, एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, जो सबसे छोटी एनर्जी की क्वांटिटी होती है लाइट में, दैट इज इक्वल टू hc/λ, एक फोटोन की एनर्जी है। लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो बताओ इसकी ज्यादा एनर्जी है या जो ये लाइट जा रहा है, ये जो वेव जा रहा है, ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? अगर मैंने इसको λ1 बता दिया, इसको λ2 बता दिया, अब बताओ ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? इस वाले की ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर ये फोटोन है या लाइट वेव है तो ज्यादा एनर्जी इसकी होगी और इसका एनर्जी कम होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कारण ये है कि इसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब मोर एनर्जेटिक है। ये लेस एनर्जेटिक है। लार्ज वेवलेंथ हैज लेस एनर्जी और स्मॉल वेवलेंथ हैव मोर एंड मोर एनर्जी। ओके, तो हमें पढ़ना है कि एक्चुअली रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लाइट पास कर रहा हो, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से पास कर रहा हो, तो उस लाइट की एक्चुअली क्या होती है? वेवलेंथ होती है कम। क्या होती है? वेवलेंथ होती है कम। और जो ऑब्स्ट्रक्शन से पास कर रहा होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन से पास करेगा वो कुछ इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे अगर मैंने वेव को दिखाया तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ये वेव, ये इस तरह से पास हो रहा है। अगर इस तरह से वेव पास होगा ऑब्स्ट्रक्शन से, इस तरह से पास होगा ऑब्स्ट्रक्शन से, और इसका सेपरेशन d है, तो इसमें आपको डिफ्रैक्शन नहीं होता है, इसमें डिफ्रैक्शन नहीं ऑब्जर्व की जाती है, जिसकी वजह से लाइट सीधा पास करता चला जाता है। और यही इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे लाइट पास कर रही है, उसकी जो साइज है, उसका जो साइज है, ऑब्स्ट्रक्शन की साइज d है, वो क्या है? वेरी वेरी लार्जर देन लैम्डा ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर क्या है कि वेवलेंथ जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन की, वेवलेंथ जो होती है लाइट की ऑब्स्ट्रक्शन से बहुत बहुत कम होती है, जिसके वजह से लाइट क्या होती है? एक रे की तरह दिखता है। क्या दिखता है? वो रे की तरह दिखता है। इसको हम रे कहेंगे। रे मतलब बंडल ऑफ लाइट, रे मतलब बंडल ऑफ लाइट वेव्स, बंडल ऑफ लाइट वेव्स। ओके, ये बंडल है, बहुत सारे लाइट एक साथ प्रोपेगेट करते हैं, उसको हम बंडल ऑफ लाइट बोलते हैं, रे बोलते हैं। इन डिफरेंट एक दूसरे डायरेक्शन में मूव करते रह जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, जिसको हिंदी में किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? किरण। ओके, है ना? ये सूर्य से निकला हुआ किरण है ना? और मूवी भी आप देखते होंगे, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, शाहरुख खान का, है ना? तो ये किरण अलग है, वो किरण अलग है। यहां देखिए, ये जो किरण है सनलाइट से आ रही है, वो एक किरण अलग होती है। तो यहां पर ये लाइट जो है रे है, किरण है, ठीक है? अगर ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन से पास करे, अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन से पास करे और डिफ्रैक्शन ना हो, तो ये रे बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये बंडल्स ऑफ वेव्स को हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ओके, लेकिन वेव नेचर कब होता है? जब ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत 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 कम हो, एक होल की तरह हो जाए, बहुत बहुत कम हो जाए, और इसका वेवलेंथ अगर ज्यादा हो, वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्स्ट्रक्शन, देन वी विल स्टडी अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग वेव नेचर पढ़ते हैं। और लाइट का एक और नेचर होता है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर, है ना? तो वो भी हम लोग पढ़ें, कभी वेव पढ़ते हैं, कभी रे पढ़ते हैं, कभी ड्यूअल नेचर हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो इतने सारे कैरेक्टर्स हमको लाइट के बारे में पढ़ना है। इसी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पे एक
जो फिनोमिनन नेचर में ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है, बहुत सारे फिनोमिनन ऑब्जर्व किए गए हैं। ये भी एक फिनोमिनन है अकरेंस ऑफ इक्लिप्सेस। अकरेंस ऑफ इक्लिप्स, जितने सारे ग्रहण होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ये सब के सब कैसे होते हैं, कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो इन सब का ऑब्जर्वेशन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन सब का एक्सप्लेनेशन, सोलर इक्लिप्स का एक्सप्लेनेशन, लूनर इक्लिप्स का एक्सप्लेनेशन किस पे आधारित है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे। लाइट रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहलाएगा। देखिए सन है, जलता हुआ सूरज है, आग निकल रहा है, इससे लाइट निकल रही है। ये लाइट क्या कर रहा है, मून बीच में आ जाए, मून बीच में आ जाए और अर्थ इधर आ जाए, मतलब बीचों बीच मून बीच में आ जाए, इन दोनों के बीच में कहीं पर मून आ जाए, तो इस तरह के घटना को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। ओके, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है कि लाइट अर्थ पे पहुंचना चाह रही है, लेकिन लाइट जो हो रही है यहां से यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, ऐसे पहुंच रही है, लेकिन जहां जितना मून का एरिया है ना, उतना लाइट वहां पे अर्थ पे नहीं पहुंच रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे घटना को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और इसको सिंपली आप समझिए कि सन और अर्थ जब दो अपोजिट साइड में हो जाएंगे, दो एंड पे हो जाएंगे, दो एक्सट्रीम छोर पे हो जाएंगे, दो एक्सट्रीम एंड पे आ जाएंगे और मून बीच में आ जाएगा, मून कहीं ना कहीं के बीच में आ जाता है, तो उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, ये सोलर इक्लिप्स है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये भी ओपेक बॉडी, ये भी ओपेक बॉडी, ये भी ओपेक बॉडी। ओके, इससे भी लाइट पास नहीं कर सकता, मून से लाइट पास नहीं कर सकता, तो साइड से जाएगा लाइट तो अर्थ पे जाएगा, लेकिन जितना जगह ये छेक रहा है ना, जितना ये मून जगह छेकता है, इसके वजह से लाइट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ओके, अगर ज्यादा सरफेस इसके पास आ जाए तो हो सकता है अर्थ पे लाइट ही ना पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। किसी भी केस में आप याद रख लो, मून को बीच में होना चाहिए। जब मून अर्थ एंड सन के बीच में आएगा तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को, ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। ओके, सेकेंड, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पे आप आधारित दूसरा पढ़ते हैं। ये सन है, ये सन है और दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पे मून आ जाता है, बीच में अब अर्थ आ जा रहा है। अब क्या होगा, अब कौन सा ग्रहण आएगा, अब ये आ रहा है चंद्र ग्रहण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में आता है, तो आप दोनों फिगर में देखिए, सन अपने जगह पे ही है, सन अपने जगह पे ही है, जगह किनका चेंज हो जा रहा है, मून और अर्थ का चेंज हो जा रहा है। मून बीच में था तो क्या हो गया, सोलर इक्लिप्स, और मून साइड में आ गया तो लूनर इक्लिप्स। ओके, देख लीजिए, अब सन की लाइट, या ये बड़ा साइज है ना, तो ये अर्थ तक तो पहुंच रहा है, लेकिन मून तक नहीं पहुंचेगा, मून तक नहीं पहुंचेगा। ये ओपेक बॉडी है, ये भी ओपेक बॉडी है ना, तो मून पे लाइट नहीं पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इसमें चंद्रमा पर लाइट नहीं पहुंचती है, अर्थ के आने की वजह से। अर्थ जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है लाइट को। कौन, किसकी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सन की लाइट को, सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और मून पे नहीं पहुंचने दे रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, तो लूनर इक्लिप्स मतलब क्या, चंद्र ग्रहण, उस पे एक ग्रहण आ गया, मतलब उस पे लाइट ही नहीं जाने दे रहा, ऐसा समझ सकते हैं। ओके, ओके, और इंफॉर्मेशन और बढ़ाते हैं अपना, है ना। सबसे पहले देखिए शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों छाया बनती है, क्यों किसी का बैक में शैडो फॉर्म होता है, छाया बनता है, इसका वजह है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। शैडो फॉर्मेशन हो गया, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स हम लोग बता चुके हैं। और ये भी शैडो फॉर्मेशन भी किसके किसके वजह से होता है, दैट इज ओनली ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये विजिबिलिटी ऑफ लाइट नहीं, हम इसको लिखेंगे विजिबिलिटी ऑफ
एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के बारे में हमें स्टडी करनी है। विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको विजिबिलिटी स्टडी करनी है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखता है ओके वो कैसा दिखता है, कैसे हम लोग देखते हैं। तो विजिबिलिटी दो तरह की होती है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, किसी ऑब्जेक्ट को हम हर तरह से देख सकते हैं उसको, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हर एक डायरेक्शन में देख सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से अगर देख सकते हैं, तो वो और सिर्फ किसके वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का छितराना, क्या कह सकते हैं इसको, प्रकाश का छितराना, है ना। छितरा जाते हैं, चारों बगल फैल जाते हैं, प्रकाश का फैलना, चारों बगल से फैलते हैं ये। ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है, छितराता है। तो छितराने से क्या होता है, चारों बगल लाइट जाती है, चारों बगल लाइट जाएगी तो चारों बगल से आदमी अगर देखना चाहे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके आंख में लाइट जाना चाहिए, उसके आंख में लाइट जाती है तो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। तो विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली ड्यू टू टू फैक्टर्स, टू टाइप्स विजिबिलिटी होती है। वन इज ड्यू टू स्कैटरिंग एंड सेकेंड इज फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो पहला आप समझ लिए होंगे कि विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्कैटरिंग की वजह से, मतलब ऑब्जेक्ट को हम हर तरह से देख सकते हैं, चारों बगल से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। वो काफी डिफरेंट होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। हमें ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन से भी दिखाई पड़ती है और रिफ्रैक्शन से भी दिखाई पड़ती है। तो सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक सिंगल डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। पार्टिकुलर डायरेक्शन से ही ऑब्जेक्ट अगर दिखे तो या तो हम रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या नहीं तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से देख रहे हैं। इसी रिफ्रैक्शन में TIR भी आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का ही एक प्रोसेस है जिसके वजह से भी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोग देखते हैं जिसके वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है, ये स्कैटरिंग की वजह से नहीं होता है। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग की वजह से नहीं होता है। लाइट का सिंगल डायरेक्शन में वापस आना वाले प्रोसेस में ऐसा होता है ना। और हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, हर तरह से हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ मिरर रखा है तो मेरा फोटो दिखेगा, मैं अपना ये चेहरा देख सकता हूँ, पीछे वाला पार्ट में नहीं देख पाऊंगा। ये रिफ्लेक्शन का पार्ट कहलाता है। रिफ्रैक्शन में हम लोग समझते हैं, है ना। एक सिंगल मिरर की बात किया, ठीक है। आगे चलते हैं लाइट के बारे में। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान जिनका अपना लाइट हो, जो खुद लाइट एमिट करते हो। सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस ये अपना लाइट खुद देते हैं। सोर्स एमिट्स लाइट, सोर्स खुद लाइट दे रहा है, दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सोर्स खुद लाइट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सन, ये इनका अपना लाइट होता है। ये बात अलग है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हो रहा है, वो एक अलग कहानी है ना। ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन अपना इनका लाइट होता है। ट्यूबलाइट की अपनी लाइट होती है ना। दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिनका अपना लाइट नहीं है, जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो लाइट एमिट कर सकें, लेकिन फिर भी वो चमकते हैं, फिर भी वो दिखाई पड़ते हैं दूसरे का लाइट लेकर। दूसरे का लाइट उनमें जाता है, रिफ्लेक्शन होकर आता है, इसीलिए वो चमकते हैं। दैट इज कॉल्ड मून, टेबल, बुक, स्टोन, है ना, वॉल, ऑल दिस थिंग्स अपीयर ओनली ड्यू टू लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। दूसरे लाइट की वजह से ऐसा होता है, उसमें लाइट जाती है फिर वापस आती है, हमें दिखता है, इसमें होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में मून देखिए, टेबल देखिए, है ना, ये सब चीजें हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ही। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ही देखिए कि एक टॉपिक हमने दे रखा है इनकैंडेसेंस। जो जब सोर्स खुद हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, जब सोर्स ही गर्म हो जाए, लाइट जलते 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 सोर्स ही गर्म हो जाए, जैसे फिलामेंट बल्ब है, ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैंडेसेंस। क्या बोलते हैं उसको, इनकैंडेसेंस। जिसमें फिलामेंट बल्ब भी होता है और क्या बोलते हैं उसको, लैंटर्न भी आप कह सकते हैं, लैंटर्न, है ना। ये इसमें लाइट खुद निकलती है। दूसरा होता है ल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस, है ना, जिसमें ग्लो वॉर्म, टीवी, है ना, रेडियम क्लॉक, ये सब जो टीवी का स्क्रीन है, ग्लो वॉर्म है, ये सब
कब होता है, ये सब कब होता है, ग्लो वार्म में कब होता है, जब सोर्स क्या होते हैं, कूल होता है, वार्म होता है। जब सोर्स क्या होंगे, जब सोर्स क्या होगा, कूल होगा। ओके, जब कूल होगा तब ये आपको दिखेगा ग्लो वार्म। ग्लो वार्म को क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन ग्लो वार्म, ग्लो वार्म को क्या कहते हैं? एक कीड़ा आता है, गांव घर में देखने को मिलता है ना, तो उसको भगजोगनी बोलते हैं, है ना, ग्लो वार्म। इसके बाद ये क्या आता है, ग्लो वार्म, भगजोगनी जिसको बोलते हैं ना, वो अपना लाइट खुद इमिट करता है, अंधेरा में भी चलते रहता है, खुद अपना लाइट दिखाते रहता है ना। वार्म होता है, वो क्या होता है, कूल होता है। टीवी स्क्रीन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं कि इसी ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस में, यहां देखिए, इसी ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस में अगर टाइम इंटरवल बिटवीन एक्साइटेशन एंड एमिशन इज लेस देन 10 टू द पावर -8 सेकेंड, अगर 10 टू द पावर -8 सेकेंड से कम हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, क्या होता है, तब जो कहानी आती है वो फ्लोरेसेंस की कहानी आती है। अगर एक्साइटेशन एंड एमिशन का टाइम इंटरवल लेस देन 10 टू द पावर -8 सेकेंड है तो वो फ्लोरेसेंस कहलाता है। और फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व किया जाता है ट्यूबलाइट में और एलईडी में। ओके, फ्लोरेसेंस हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ट्यूबलाइट एंड एलईडी में। उसके बाद हम लोग फॉस्फोरेंस भी पढ़ेंगे, फॉस्फोरेंस क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फॉस्फोरेंस, अब हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरेंस के बारे में। ये फॉस्फोरेंस होता क्या है, फॉस्फोरेंस ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिनोमिनन है जिसमें सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हटा दिया जाता है, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट ग्लो करते रहता है, चमकते रहता है। ऐसे प्रोसेस को हम फॉस्फोरेंस के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू ग्लो फॉर सम टाइम इवन इफ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इज रिमूव्ड। अगर सोर्स ऑफ एक्साइटेशन को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्लो करते रहेगा। जैसे रेडियम क्लॉक, एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो रेडियम क्लॉक जो होती है ना, रेडियम क्लॉक, ये सोर्स ऑफ एक्साइटेशन को हटाने के बाद भी, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हटाने के बाद भी इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हटाने के बाद भी इसमें लाइट ग्लो करते रह जाती है। एग्जांपल के लिए आप रेडियम क्लॉक को समझ सकते हैं, रेडियम डायल क्लॉक है ना, तो रेडियम डायल क्लॉक समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्या कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है those substances which allow most of the light to pass through them are called transparent materials. Those objects which allow most of the light to pass through them are called transparent materials. इसको हम पारदर्शी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी, जिसको आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, लाइट पास कर रही है, मोस्ट ऑफ द लाइट, 100% लाइट नहीं पास करती है, 100% लाइट पास नहीं करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ, अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट, ज्यादातर लाइट को पास कर देती है। एग्जांपल के लिए वाटर ग्लास, वाटर और ग्लास क्या करती है, ज्यादातर लाइटों को पास कर लेती है, इसीलिए इसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। ओके, 100% नहीं। इसके बाद चलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, जो पार्शियल लाइट को अलाउ करता है, मोस्ट ऑफ नहीं, पार्शियल, कुछ ही पार्ट को अलाउ करता है, कुछ ही पार्ट को, मोस्ट नहीं, अलाउ पार्शियल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। एग्जांपल के ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर भी पार्शियल लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है। ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही पास नहीं होने देता, बिल्कुल ही पास नहीं होने देता। ओपेक ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं लाइट पास होने देगा, ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मून है, अर्थ है, मिरर है, कार्डबोर्ड है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब कभी पास नहीं होने देते अपने अंदर से। ओके, बुक है, ये सब कभी पास नहीं होते। फिर चलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और भाई लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो इंटेंसिटी पहले थी अब नहीं होगी, जो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी था वो अब इमर्जेंट लाइट का इंटेंसिटी नहीं रहेगा। ये कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन का, इफ इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज लेसर देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन
दैट टाइप ऑफ फिनोमेनन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस टाइप के फिनोमेनन को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी है और ये इमर्जेंट लाइट का इंटेंसिटी है। तो आई नॉट इज ग्रेटर देन आई और आई इज लेस देन आई नॉट। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज लेसर देन द इंसिडेंट रे। ओके